नमस्कार, आप देख रहे हैं भारत एक्सप्रेस, साथ आपके मैं हूं कविता सिंह। अगले महीने कर्नाटक में चुनाव होना है। लेकिन उससे पहले आप देखिए बड़ी तैयारी महाराष्ट्र में हो रही है। नमस्कार, आप देख रहे हैं भारत एक्सप्रेस, साथ आपके मैं हूं कविता सिंह और यही वजह है कि आज हम एक बार फिर से पहुंच चुके हैं महाराष्ट्र सदन, जहां से आप देखेंगे हमारी ये खास पेशकश, क्योंकि ऐसा लग रहा है जैसे महाराष्ट्र का जो सियासी नाटक है उसका पटाक्षेप फिलहाल होता हुआ नजर नहीं आ रहा है। इंतजार सुप्रीम फैसले का है, लेकिन उससे पहले किस तरीके से तस्वीर पल पल बदल रही है ये भारत एक्सप्रेस सबसे पहले आपको दिखा रहा है। हमने आपको दिखाया था किस तरीके से कल शरद पवार ने इशारों में ये कह दिया था कि रोटी को दोनों तरफ से सेकना बहुत जरूरी हो जाता है और सही वक्त पर रोटी को पलटना बहुत जरूरी हो जाता है, नहीं तो कड़वी हो जाती है। आज देखिए प्रतिक्रिया आई है उनके भतीजे की तरफ से अजित पवार से। जब इसी को लेकर सवाल पूछा गया तो उन्होंने भी इशारों में कहीं ना कहीं अपने चाचा को संकेत दे दिया। उन्होंने कहा कि 55 और 60 साल का उनका सियासी करियर है और इसी करियर में न जाने कितनों को उन्होंने इसी तरीके से तराशा है। सिर्फ मुझे ही नहीं, छगन भुजबल को भी, जयंत पाटिल को भी, आर पाटिल को भी इसी तरीके से तराशा है और बड़ी बड़ी जिम्मेदारी उन्होंने दी है। इसलिए बहुत जरूरी हो जाता है कि अब नए लोगों को भी पार्टी में शामिल किया जाए और बड़ी जिम्मेदारी दी जाए। क्या मोह भंग हो गया है भतीजे का चाचा की तरफ से? और उससे भी बड़ी बात तो ये रही कि राज ठाकरे ने जिस तरीके से इशारों में चुटकी लेते हुए ये कहा कि जितना ध्यान अजित पवार दूसरों पर दे रहे हैं उतना ही उनको अपने चाचा पर भी देना चाहिए। देखिए इस पर भी जवाब आ गया अजित पवार की तरफ से। उन्होंने कहा ठीक है, मैं वैसे ही ध्यान अपने चाचा का रखूंगा जैसा उन्होंने अपने चाचा का रखा था। अब याद करिए, शरद पवार इनके सियासी गुरु है, इनके मेंटोर है, वही सियासत में लेकर आए थे, सियासत की सीढ़ियां चढ़ी थी। इसी तरीके से बाल ठाकरे ने भी राज ठाकरे को गाइड किया था। लेकिन 2006 में आपको याद होगा अलग हो गए थे, अपनी नई पार्टी बना ली थी, एमएनएस बना ली थी राज ठाकरे ने। अगर अनुसरण करेंगे तो क्या आने वाले वक्त में नई पार्टी बनाएंगे या फिर बीजेपी की तरफ उसके पाले में चले जाएंगे, ये बड़ा सवाल है। पूरा पैनल मेरे साथ मौजूद है, इसी पर चर्चा होगी, लेकिन शुरुआत कर लेते हैं इस वक्त की हेडलाइंस के साथ। एससीओ समिट में भारत का पाकिस्तान को संदेश, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह बोले आतंकवाद से निपटना पहली प्राथमिकता होनी चाहिए। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे की बढ़ सकती है मुश्किलें, प्रधानमंत्री के खिलाफ टिप्पणी को लेकर बीजेपी ने चुनाव आयोग से की है शिकायत। कर्नाटक के धारवाड़ में गरजे गृह मंत्री अमित शाह, कहा कांग्रेस की मत मारी गई है इसीलिए प्रधानमंत्री को लेकर दे रहे हैं अभद्र टिप्पणी। मनीष सिसोदिया को बड़ा झटका, आबकारी नीति मामले में जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग केस में नहीं मिली है जमानत। और जिया खान सुसाइड केस में बरी होते ही बोले सूरज पांचोली, सच्चाई की हमेशा जीत होती है। जी हाँ, ऐसे ही पल पल बदल रही है महाराष्ट्र की सियासत की तस्वीर और उसे बहुत बारीकी से समझने के लिए हम भी पहुंच चुके हैं महाराष्ट्र सदन, दिल्ली के महाराष्ट्र सदन। और यहां से आप देख रहे हैं हमारी खास पेशकश। दरअसल देखिए, कल तक हम इस बात को लेकर चर्चा कर रहे थे कि एकनाथ शिंदे का अगला कदम क्या होगा, क्या उनकी कुर्सी खतरे में पड़ रही है। जिस तरीके से देवेंद्र फडणवीस के, आपको याद होगा, नागपुर में पोस्टर लगाए गए थे और साथ ही साथ अजित पवार के भी पोस्टर लगाए गए थे। और जब उनको ये पूछा गया था, भावी सीएम के तौर पर उनको बधाई मिल रही थी, और जब उनसे इसी को लेकर सवाल पूछा गया कि क्या 2024 में वो सीएम उम्मीदवार होंगे, तो उन्होंने कहा 2024 क्यों, मैं तो अभी भी मानता हूं कि 100% इसको लेकर दावेदारी अपनी ठोक रहा हूं, ये उन्होंने कहा था। और अब देखिए जिस तरीके से तस्वीर बदल रही है, पहले यही खबरें आ रही थी कि मोह भंग हो चुका है अपनी पार्टी से अजित पवार का, लेकिन अगला कदम क्या होगा। लेकिन किस तरह से पूरी तस्वीर सामने आई है, सबसे पहले ये देखिए जरा, ये ट्विटर प्रोफाइल है अजित पवार का जो मैं अपने दर्शकों को दिखाना चाहती हूँ। दरअसल पूरी की पूरी तस्वीर यहीं से शुरू हुई थी। ये जो आप देख रहे हैं ये कवर फोटो जो बिल्कुल खाली पड़ा हुआ है, ये यहाँ पर पहले एनसीपी का सिंबल हुआ करता था, लेकिन 18 अप्रैल को बेहद नाटकीय तरीके से अजित पवार ने यहाँ पर वो जो सिंबल है पार्टी का,
एनसीपी का सिंबल वो यहां से हटा दिया, फेसबुक से हटा दिया। जब कवर फोटो के तौर पर हटाया गया तो फिर ये सवाल उठने लगे कि क्या बीजेपी की तरफ जा सकते हैं, क्योंकि अंदर खाने इस तरह की चर्चाएं भी हो रही थी कि 35 से 40 विधायक इनके पक्ष में है, प्रफुल्ल पटेल भी इनके साथ खड़े नजर आ रहे थे। अगर ऐसा होता है तो बीजेपी की तरफ अगर ये जाएंगे तो बहुत बड़ा झटका हो सकता है। लेकिन उसके बाद आप देखिए किस तरह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जब उनकी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन को लेकर सवाल उठ रहा था तो इन्होंने कहा था कि जो रिपोर्ट कार्ड होता है उस पर जनता अपना फैसला सुनाती है, ना कि किसी की शैक्षिक योग्यता पर, ये उन्होंने कहा। फिर कल हमने देखा किस तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए उन्होंने बहुत अच्छे शब्दों का इस्तेमाल किया, बहुत ज्यादा उनको लेकर वो उनकी महिमा मंडन करते नजर आए। उन्होंने कहा ये नरेंद्र मोदी का ही करिश्मा है कि बीजेपी ने इतने बड़े स्तर पर पूरे देश में अपनी पैठ जमा ली है। जो इशारा वो दे रहे हैं वो इशारा किस तरफ जा रहा है, और अगर उसी तरफ जा रहा है तो महाविकास अघाड़ी का भविष्य क्या है, ये समझने की कोशिश करेंगे। पूरा पैनल मेरे साथ मौजूद है। सबसे पहले ये रिपोर्ट देखिए। महाराष्ट्र की राजनीति में महाभारत। महाराष्ट्र की राजनीति में रोज नया चैप्टर। राज ठाकरे ने अजित पवार को दी चाचा का ध्यान रखने की सलाह। राज ठाकरे की तरह अपने चाचा का ध्यान रखूंगा अजित पवार। ठीक आहे, राज साहेबांनी जसं त्यांच्या काकांकडे लक्ष ठेवलं तसं मी पण माझ्या काकांकडे लक्ष ठेवीन। अजित पवार के बयान से खड़े हुए नए सवाल। क्या नई पार्टी बनाएंगे अजित पवार? पचपन 60 साल में शरद पवार ने कई बार रोटी पलटी है अजित पवार। महाराष्ट्र की राजनीति में कब पलटेगी रोटी? महाराष्ट्र में 2024 की जंग से पहले जुबानी जंग। सीएम शिंदे के खिलाफ उद्धव ठाकरे ने किया आपत्तिजनक भाषा का इस्तेमाल। जूते पोंछने की औकात वाले लोग सरकार में बैठे हैं उद्धव ठाकरे। जूते पोंछने वाले गरीब होंगे लेकिन ज्यादा ईमानदार हैं एकनाथ शिंदे। क्या महाराष्ट्र की राजनीति में फिर आएगा बड़ा भूचाल? पूरा पैनल इस वक्त मेरे साथ मौजूद है। विश्वास पाठक नेता बीजेपी हमारे साथ है, किशोर तिवारी नेता शिवसेना हमारे साथ है, अनिल तत्ते वरिष्ठ पत्रकार मेरे साथ जुड़ने वाले हैं। फोन लाइन पर मेरे साथ ब्रजमोहन श्रीवास्तव नेता एनसीपी जुड़े हुए हैं। सबसे पहले रुक करूंगी ब्रजमोहन जी आपका ही। ब्रजमोहन जी, कल आप पूछ रहे थे कि बीजेपी के किस नेता की तरफ से हमको ये न्योता मिला है कि हम उनके साथ शामिल हो जाए। सुधीर मुनगंटीवार ने दरअसल ये कहा था कि अगर एनसीपी से कोई भी आना चाहता है तो दरवाजे खुले होंगे। लेकिन बहरहाल आज एनसीपी के भीतर क्या चल रहा है, इसको लेकर आपसे सीधा सवाल मेरा यही है कि क्या एनसीपी टूटने वाली है? नहीं, एनसीपी के टूटने का कोई कारण नहीं, महाविकास आघाड़ी के टूटने का कोई कारण नहीं। महाविकास आघाड़ी की तीनों घटक, उद्धव ठाकरे जी की शिवसेना, राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी और कांग्रेस, ये तीनों एक हैं। इनको किसी भी प्रकार का कोई खतरा नहीं है, ना ही इनका कोई नेता बीजेपी को किसी भी तरह की मदद करेगा। असली मामला ये है कि आदरणीय देवेंद्र फडणवीस साहब और आदरणीय एकनाथ शिंदे साहब के बीच में इतनी ज्यादा नाइतफाकी पैदा हो गई है कि वो एक दूसरे को बात करने के लिए भी तैयार नहीं है। और उसके पीछे कारण ये था कि 23 सितंबर 2022 को बगैर एकनाथ शिंदे जी को बताए हुए एकनाथ शिंदे साहब बगैर देवेंद्र फडणवीस को बताए हुए दिल्ली पहुंच गए और जाके उन्होंने वहां पर बगैर किसी कार्यक्रम के आदरणीय गृह मंत्री अमित शाह साहब से 1 घंटे से ज्यादा बैठ के बातचीत की। इस बात ने इन लोगों के बीच में दरार पैदा कर दी है और चूंकि वो दरार सामने ना आए इसलिए भारतीय जनता पार्टी की तरफ से इन मुद्दों को लगातार कहा जा रहा है। इसके लिए कोशिश की जा रही है कि ये चर्चा में लगातार बने रहें मुद्दे,
लेकिन इसमें कोई हकीकत नहीं है। अरे कवर फोटो तो लेकिन ब्रजमोहन जी, कवर फोटो तो 18 अप्रैल को उन्होंने हटाई थी ना। उसके बाद 21 तारीख को जो कार्यक्रम था उसमें वो उसमें शामिल होने के लिए नहीं गए। फिर आपको याद होगा कि सुप्रिया सुले खुद सामने आई थी। उन्होंने 20 तारीख को ये कहा था कि 15 दिनों में 2 बड़े धमाके होंगे, एक दिल्ली में होगा, एक महाराष्ट्र में होगा। उसके बाद आप देखिए किस तरीके से एक के बाद एक प्रधानमंत्री के पक्ष में वो बयान दे रहे हैं। यहाँ से वो गायब है, वहां पर बयान दे रहे हैं। मन में क्या चल रहा है? अब तो ये भी कह रहे हैं कि राज ठाकरे ने जिस तरीके से अपने चाचा का सम्मान किया है वही करूंगा। हाँ ठीक है ना, तो राज ठाकरे साहब ने हमेशा अपने बाल ठाकरे साहब का सम्मान किया है। आज तक आप बताइए क्या उन्होंने एक शब्द बाल ठाकरे साहब के खिलाफ बोला क्या? मैं नहीं सोचता कि राज ठाकरे साहब ने कभी भी बाल ठाकरे साहब के खिलाफ एमएनएस पार्टी की तरफ उनका इशारा था। एमएनएस बना ली, अलग हो गए, चाचा से अलग हो गए। इनके भी तो राजनीति गुरु है शरद पवार। 2019 में क्या किया था मुझे बताने की शायद जरूरत नहीं है। 80 घंटे में जरूर घर लौट आए थे, लेकिन 80 घंटे पहले क्या किया था? देवेंद्र फडणवीस के साथ मिलकर सरकार बना ली। वो एक रणनीति का हिस्सा था और उस रणनीति के तहत वो किया गया था। और राजनीति में ऐसी रणनीति बनाई जाती है अगर कोई बाजी हमको जीतना होती है तो। बल्कि आप तो ये कहिए कि इस मामले में भारतीय जनता पार्टी नासमझ साबित हुई, वो इस बात को नहीं समझ पाई। जवाब तो उनको देना चाहिए कि वो बेवकूफ क्यों बने इस मुद्दे पे। मैं दूसरी बात आपसे कहना चाहता हूँ, आप कहते हैं कि उन्होंने अपना ट्विटर से अपने राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी का, आप मुझे ये बता दीजिए कि शरद पवार अब किन रोटियों को सेकने की बात कर रहे हैं? बीजेपी के खिलाफ रोटी सेकने के लिए कह रहे हैं। लगता है ये जो आपस में चाचा भतीजे की जो खींचतान है वो भी कहीं ना कहीं दूसरों को गलत सिग्नल देने के लिए की जा रही है। ये खींचतान है कहाँ? हमको तो आज तक नहीं दिखी खींचतान। हम लोग तो सब साथ काम कर रहे हैं और मैं नहीं सोचता कि खींचतान जैसी कोई बात है। आज अजीत पवार आपको नजर नहीं आ रही है? नहीं, है ही नहीं। जब है ही नहीं तो कैसे नजर आएगी? आज 126 विधायकों के वो नेता हैं और महाराष्ट्र में वो कवर फोटो हटा दी है ही नहीं। अजीत पवार साहब कवर फोटो हटा दी है ही नहीं। 35-40 विधायक साथ में है, कह रहे हैं जो ये करेंगे वही हम भी करेंगे। चलिए ठीक है, मैं जल्दी शुरू करूंगी। विश्वास पाठक बीजेपी नेता हमारे साथ है। विश्वास जी, आपकी तरफ से ये कहा जाता है कि एनसीपी से कोई भी आना चाहता है तो दरवाजे खुले हुए हैं। ठीक है, मैं लौटूंगी आपके पास, लौटूंगी। और भी मेहमान है, उनसे भी बात करनी है। विश्वास पाठक जी हमारे साथ है, बीजेपी नेता हमारे साथ है। विश्वास जी, बीजेपी के भीतर अब देखिए बहुत बड़ा इल्जाम यहाँ पर लगाया है ब्रजमोहन जी ने। उन्होंने ये कहा कि आपके घर में सब कुछ ठीक नहीं है, ऑल इज नॉट वेल। देवेंद्र फडणवीस के समर्थन में जिस तरीके से बड़े बड़े पोस्टर लगे थे पूरे नागपुर में, वो देश ने देखे हैं। एकनाथ शिंदे पर से भरोसा किस तरीके से कम हो रहा है वो भी लोग देख रहे हैं। मराठा आरक्षण बहुत बड़ा मुद्दा है जिसको एमवीए उठा रही है। अब इन सब के भीतर जो एनसीपी के भीतर का खींचतान है, क्या वो भी जिस तरह से कहा जा रहा है ये आप लोग की राय है? आप ही लोग इस तरह की गफलत फैला रहे हैं? देखिए भाई ब्रिजमोहन जी जो प्रवक्ता है शिवसेना के, मैं उनकी इज्जत करता हूँ, लेकिन अगर वो नेशनल चैनल पे डिबेट पे आते हैं तो कुछ थोड़ी सी जानकारी लेकर वो आना चाहिए। एनसीपी के हाँ, कल नागपुर में एक बहुत बड़ा कार्यक्रम हो गया। एनसीपी के प्रवक्ता, ठीक है, एनसीपी के नागपुर में कल एक बहुत बड़ा कार्यक्रम हुआ जिसमें परम पूजनीय मोहन राव भागवत भी थे, एकनाथ शिंदे भी थे, देवेंद्र फडणवीस भी थे। एकनाथ शिंदे जी ने देवेंद्र फडणवीस के बारे में क्या कहा, एक बार वो थोड़ा सा सुन लेते थे तो हम दोनों में कैसे हमारे संबंध है, क्या रिलेशनशिप है, पता चलता था। अब रहा सवाल एनसीपी का, शरद पवार ऐसे है वो रोटी यहाँ से वहां पलटाने की बात कर रहे हैं। मुझे तो ऐसा लगता है कि वो केवल अपनी रोटी सेकना जानते हैं। पहले वो एक अलग पार्टी में थे, फिर वो कांग्रेस में गए, कांग्रेस में उन्होंने एनसीपी फॉर्म की, वापस उनको जब प्रधानमंत्री के सपने गिरने लगे तो वापस वो कांग्रेस में जाना चाहते हैं। तो रोटी पलटाने की क्या बात करें? अभी समय आ गया है कि नया आटा लेके नया आटा मल के नई रोटी बनाना चाहिए, तो रोटी पलटाने वाली बात नहीं चलेगी। और जहां तक अजित पवार का सवाल है, अजित पवार अगर राज ठाकरे ने जैसे उनके चाचा का ख्याल किया वैसा अगर ख्याल करना चाहता है तो वो एक बात सुन ले, राज ठाकरे ये शिवसेना में से बाहर आके उन्होंने ख्याल किया अजित दादा में अगर दमखम है वो बाहर आ जाए और हमारे शर्त पे अगर बीजेपी में आना चाहते हैं तो हम उनका स्वागत करते हैं। लेकिन आप बताइए ना, बैक चैनल टॉक्स हो रही है, बातचीत हो रही है? कोई बातचीत नहीं हो रही है। देखिए यहाँ पर एकनाथ शिंदे और देवेंद्र फडणवीस की सरकार बड़ी भारी भक्कम है, मजबूत है, हमारे पास पर्याप्त मेजोरिटी है, हमें किसी की जरूरत नहीं है। लेकिन अगर कोई आना चाहता है, हमारे कल्चर में बैठना चाहता है, हमारे नीतियों को स्वीकार करता है तो उनका स्वागत करते हैं। मिल रहे हैं, संकेत आपके लिए शुभ हो सकते हैं, लेकिन फिलहाल बातचीत नहीं हुई है कोई भी अजित पवार से आपकी? संकेत नहीं है, कोई बातचीत नहीं, हमें जरूरत भी नहीं है, हम वही कह रहे हैं।
हमें किसी की जरूरत नहीं है। हमारे पास में 161 की मेजोरिटी है, वो पर्याप्त है और किसी की अभी हमें जरूरत नहीं है। जरूरत नहीं है। स्टेबल गवर्नमेंट है, मजबूत गवर्नमेंट है। अभी नहीं है, लेकिन और बड़े- सुधीर मुनगंटीवार कह रहे थे, वो ये कह रहे थे कि जो भी आना चाहते हैं, अगर क्योंकि राष्ट्रवाद के बारे में अगर कोई भी पार्टी सोच रही है, चाहे एनसीपी ही क्यों ना हो, अगर बीजेपी की आइडियोलॉजी के साथ इत्तेफाक रखती है तो फिर उनका स्वागत है। हालांकि शिंदे गुट जरूर ये कह रहा है कि अगर ये आते हैं और विधायक आते हैं तो फिर हम बीजेपी के साथ नहीं होंगे। ये अल्टीमेटम भी आपको मिल चुका है। मैं जल्दी से रुक करूंगी, किशोर तिवारी जी भी है हमारे साथ। किशोर जी, इन सबके बीच शिवसेना कहां पर है? ये जो दंगल चल रहा है महाराष्ट्र में। नहीं, शिवसेना तो अगले चुनाव पे लग गए हैं काम से। मिंदे सरकार नाकाम रही, अभी नरसंहार हो गया स्त्री सेवकों का। महाराष्ट्र में कोई काम नहीं हो रहे, सरकार नहीं चल रही, केवल समारंभ और भाषणबाजियां हो रही, लोगों को धूप में तड़पते हुए मरते हुए छोड़ दिया गया है। बड़ा विचित्र परिस्थिति है। किसानों की आत्महत्या हो रही है, बेरोजगारी चरम सीमा पे है। तो हम जनता में जाएंगे और चुनाव लड़ेंगे और जनता चाहेगी वो निर्णय लेगी। पर जैसे संकेत मिल रहे हैं कि एकनाथ शिंदे को लेकर बीजेपी में बड़ा असंतोष है और एकनाथ शिंदे वाला दाव उनका फेल रह गया है। लेकिन उनको कुबड़ियां चाहिए तो महाविकास आघाड़ी की चाहिए। क्या बात लेकिन है। किशोर जी, ये सूत्र कौन है आपके? ये सूत्र कौन है? क्योंकि फरवरी में भी हमने देखा था, संजय राउत ने ऐसी शिगोफा छोड़ दिया था। उन्होंने कहा था 15 दिन से ज्यादा की अब ये सरकार है नहीं। अभी फिर उन्होंने कहा कि डेथ वारंट जारी हो गया। ये सूत्र कौन है जो आपको ये इतनी अहम जानकारी दे देते हैं कि एकनाथ से अब ये लोग खुश नहीं है, मोह भंग हो चुका है, ये सरकार जाने वाली है, कुर्सी खतरे में है? कविता जी, हमारे सीजीआई चंद्रचूड़ 2-3 बार कह चुके हैं कि ऐसा कैसे इलेक्शन कमीशन ने काम कर दिया, ऐसे कैसे राज्यपाल ने बुला लिया, इतनी घाई में क्यों सरकार बनाई। यह सरकार असंवैधानिक है, यह सब लोग डिस्क्वालीफाई होने वाले हैं और इस सरकार का डेथ वारंट इशू हो चुका है। जब तो बीजेपी हड़कंप में आई है, तुमको मालूम नहीं, कल के कार्यक्रम का जो विश्वास जी बात कर रहे हैं, राजपुर जाने के पहले अमित शाह जी यहाँ थे। चलिए, यानी कि अगले हफ्ते तक जो सुप्रीम फैसला आने वाला है वो सूत्र नहीं, वही आधार है आपका। ठीक है, अहम बात आपने ये कही कि अब जो सुप्रीम फैसला आएगा 9 महीने से जिसकी सुनवाई हो रही है, जिस तरह की टिप्पणी दी जा रही है, उससे कम से कम समझ सकते हैं कि हवा का रुख किस तरफ है और उसी तरफ है जिस तरफ आप कह रहे हैं, तो फिर बड़ी मुसीबत हो सकती है। जल्दी से रुक करूंगी, वरिष्ठ पत्रकार भी हमारे साथ है। मैं लौटूंगी आपके पास किशोर जी, मैं लौटूंगी आपके पास। वरिष्ठ पत्रकार अनिल जी भी हमारे साथ मौजूद है। अनिल जी, ये महाराष्ट्र में कुछ भी नया नहीं है। हमने देखा है कि जहां सत्ता की मलाई होती है उस तरफ ही दल भी चले जाते हैं, दल के नेता भी चले जाते हैं, दल बदल भी हो जाता है, बहुत कुछ हो जाता है। लेकिन अभी जो हो रहा है उससे आप किस तरीके से देखते हैं? क्या कोई बदलाव ऐसा होगा जिसका असर 2024 के पार भी नजर आएगा? कविता जी, ऐसा है कि कल तक आप जो बोल रही थी वो सब सही है। मतलब आपको जो बदलाव दिख रहा था उसके बारे में मैं कहूंगा कि कल तक यही सिचुएशन थी, मगर आज की सुबह की मेरी जानकारी थोड़ी सी अलग है, वो आपसे मैं शेयर करना चाहूंगा और हमारे दोस्तों के साथ भी, कि फडणवीस और शिंदे साहब ने मिलके उनके जो वरिष्ठ नेता है भारतीय जनता पार्टी के दिल्ली में, उनको कन्विंस भी किया है और एक मैसेज भी दिया है कि हम अजित पवार को पार्टी में नहीं चाहते, हम सुखी है, हमारा संसार अच्छी तरह से चल रहा है, बीजेपी के अंदर इनकी जरूरत नहीं। और उनका स्वभाव, संस्कृति, कार्य पद्धति, कार्यशैली ये बीजेपी के लिए ना तो शिंदे साहब के लिए ठीक है। और शिंदे साहब भी नाराज हुए थे ये चर्चा की वजह से, तो उनका भी ये किया गया है कि ऐसा कोई इरादा बीजेपी का फिलहाल नहीं है और आप शांत रहिए। और रही आपने जो मुद्दा उठाया कि राज ठाकरे का, तो हमारे मित्र पाठक साहब ने सही बताया कि अगर राज ठाकरे ने जिस तरह से लक्ष्य दिया और अपनी पार्टी बनाई, वैसे क्या अजीत दादा बना सकते हैं। मगर बाला साहब की बात और शरद पवार साहब की बात अलग है। शरद पवार साहब को एक कास्ट बेस है, मराठा कास्ट का बेस है, वो टूटने नहीं देंगे और लोग भी उनके साथ नहीं जाएंगे, ऐसा मुझे लगता है। कहीं जी, सुप्रीम फैसला आने के बाद तस्वीर पलट सकती है क्या? देवेंद्र फडणवीस की लॉटरी लगने वाली है जैसा कि संकेत मिल रहा है।
नहीं सर, नहीं नहीं मैडम, नहीं लगेगी। ये शिंदे साहब के बारे में अमित शाह जी ने उनको बताया है कि इलेक्शन भी आपका फेस रख के ही हम लड़ेंगे और ये 2.5 साल नहीं, आगे भी आप रहेंगे और इसके ऊपर उनका भरोसा है। और मैं भी सोचता हूँ कि अमित शाह झूठ नहीं बोलेंगे। जी। अयोग्य घोषित कर दिया जाता है इनके साथ जो 16 विधायक हैं इन सभी को, तो उसके बाद क्या होगा अनिल जी? मैडम, मैंने उसके बारे में किसी से चर्चा की जो इसमें बड़े भाई छोटे भाई को लेकर क्या गफलत हुई थी उन्होंने अमित शाह और बताया उनके कि बीच में, वो भी हमको याद है, उद्धव ठाकरे और उनके बीच। मैं लौटूंगी आपके पास। देखिए, वो अमित शाह, बड़े भाई कौन, छोटे भाई कौन, सीएम पद किसका, डिप्टी सीएम पद किसका, उसके बाद अमित शाह ने बोला मुझे याद नहीं है क्या बातचीत हुई थी। ये होता है, राजनीति है, बहुत कुछ होता है। किशोर तिवारी जी लगातार हमारे साथ मौजूद है। किशोर जी, इन सबके बीच हमने देखा था एक बार बड़े भाई छोटे भाई को लेकर गफलत हो गई थी। अब महाविकास अघाड़ी को लेकर भी क्या इस तरह की कोई गफलत है? क्योंकि शरद पवार एक वक्त तो बोलते हैं कि हम लोग साथ आएंगे तो अच्छा है, लेकिन किस तरह से साथ आएंगे वो भी तस्वीर पूरी तरीके से साफ नहीं है। महाविकास अघाड़ी की यही आर्किटेक्ट बताए जा रहे हैं। अगर ये पल्ला खींच लेंगे अपना तो फिर मुसीबत हो जाएगी। नहीं, ये देखो, महाराष्ट्र के अंदर जैसी हवा चल रही है वो ये जो जिस तरीके से उद्धव जी को सत्ता से हटाया गया, तो कोई भी आदमी यह सबको नागवार गुजरा है। और कि कोई भी लीडरशिप की या सीएम पद की जो गरिमा रहती उसको चूर चूर कर दिया है। मैंने आपको कल ही बताया कि लोग मर रहे थे और ये अमित शाह के इसमें कसीदे कस रहे थे। बड़ा विचित्र है। यहाँ किसानों का, कपास का इतना बड़ा इशू है और केंद्र सरकार के पास इनको जाने को समय नहीं है। आपसे मैं बता रहा था कि कल जो नागपुर में कार्यक्रम हुआ उसके पहले अमित शाह यहाँ थे। अमित शाह ने देवेंद्र फडणवीस, एकनाथ शिंदे, इनसे सबसे चर्चा की है और एकनाथ शिंदे का प्रयोग यह पूरा फेल हो चुका है। मैं अभी आपको बता रहा हूँ, महाविकास आघाड़ी एक संघ है और वंचित आघाड़ी जो भीमराव अंबेडकर के नाती है, बाबा साहेब आम्बेडकर, उनको भी साथ में लेके चलना है। और जो जातीय समीकरण और जो ओबीसी का समीकरण उभर के आया है। ठीक है, आप सामाजिक न्याय की बात कर रहे हैं, मराठा आरक्षण बहुत बड़ा मुद्दा है, उस मुद्दे को लेकर आप लोग आगे बढ़े, ये सारी बातें मैं समझ रही हूँ। लेकिन जब उद्धव ठाकरे इस तरह की बात करते हैं कि जूते पोंछने वाले सत्ता में काबिज हो गए हैं, इस तरह की भाषा का तब इस्तेमाल करते हैं, तो आपको लगता है ये ऐसी भाषा, ऐसी बातचीत बैकफायर भी कर सकती है? देखिए, एकनाथ शिंदे ने कह दिया कि ईमानदार होते हैं सफाई करने वाले, भाई गरीब होंगे लेकिन ईमानदार होंगे। क्यों ऐसी बातों का इस्तेमाल करना? नहीं, देखो, महाराष्ट्र के राजनीति में भाषा का स्तर बहुत गिर गया, ये तो मैं कबूल करता हूँ। लेकिन किस संदर्भ में बोला उद्धव जी ने? लेकिन उद्धव जी बहुत विनम्र है, वो कभी गलत बात नहीं करते। लेकिन क्यों बोला, कैसे संदर्भ में बोला, वो सब देखना पड़ेगा। लेकिन मैं शिवसेना का प्रवक्ता रहते हुए भी यह बात बोलता हूँ कि भाषा का स्तर गिरना नहीं चाहिए, अभद्र भाषा का उपयोग नहीं होना चाहिए, राजनीति में मतभेद रहने चाहिए, ऐसे मनभेद करने वाली बातें नहीं होनी चाहिए। मैं कह रहा हूं कि मिनिमम कॉमन प्रोग्राम जो आर्थिक मुद्दों से जुड़ा हो, सामाजिक मुद्दों से जुड़ा हो, जो महाराष्ट्र के विकास से जुड़ा हो, वहीं तक हम लोग सबके साथ है। नहीं तो सावरकर जी का अपमान करना, ये कर, हमने तो सबका बोला। मैं तो किसी के भी अपमान के पक्ष का नहीं हूँ। और सवेरे सवेरे उठकर जो लोग मीडिया को मसाला देते हैं, उनको भी मेरी विनंती है कि आप लोगों को तो मसाला ही चाहिए, आप लोग तो फिर दिन भर उसको चलाते हैं, तो इसको नहीं करना चाहिए। लेकिन जिस तरीके से गद्दारी हुई है और जिस तरीके से लोग थूक रहे हैं, मसाले की नहीं होती है, जहां पर धुआं उठता है वहां पर आग भी होती है। देखिए, इस तरह की अगर खबरें आएंगी तो जाहिर तौर पर उनका विश्लेषण भी किया जाएगा। अगर खबर नहीं होगी तो विश्लेषण कैसे किया जाएगा? रोटी सेकने की बात हमने तो अपने आप से नहीं बनाई थी, उन्होंने खुद ये चीज कही थी, ये बात है। फोन लाइन पर हमारे साथ ब्रजमोहन श्रीवास्तव भी हैं, एनसीपी नेता है। ब्रजमोहन जी, क्या चाचा भतीजा आप 1 मई को एक साथ नजर आएंगे?
चलिए उनसे मैं बात करूंगी, लेकिन उससे पहले जल्दी से रुक करते हैं। किशोर तिवारी जी, नेता शिवसेना, भी हमारे साथ हैं। किशोर जी, एमवीए में ऑल इज वेल, एमवीए को तो कोई खतरा नहीं है, 1 तारीख को नजर आएगा, 1 मई को। क्या अजित पवार भी वहां पर नजर आएंगे, सुप्रिया सुले भी वहां पर नजर आएंगी, जो कह रही थी कि 15 दिन में 2 बड़े धमाके होंगे। 10 दिन गुजर चुके हैं, हमें 5 दिन का बेसब्री से इंतजार है। कौन से 2 धमाके होते हैं, दिल्ली में भी और महाराष्ट्र में भी? क्या उस तरफ आप स्थिति साफ कर सकते हैं? किन धमाकों का जिक्र हो रहा था? नहीं, देखिए मैं बता रहा हूं, 1 मई को जो वज्रमुठ सभा हो रही है उसमें कांग्रेस के सब नेता, राष्ट्रवादी के अध्यक्ष जयंत पाटिल, अजीत पवार, ये सब लोग रहेंगे और उद्धव जी वहां पर। अब तो हमको भाजपा को महाराष्ट्र मुक्त भाजपा बनाने के लिए हम तैयार हो चुके हैं। लोग अब एक विक्रमी सभा होने वाली है जिसमें लाखों लोग दिखेंगे। नागपुर की सभा में तो 4 बजे ही वो पूरा ग्राउंड वगैरह फुल हो गया था। देखिए, लोगों में असंतोष है। 10 साल तक अगर आप काम नहीं करोगे और महाराष्ट्र में अच्छी चलती सरकार ईडी, सीबीआई और पैसे लगा के गिरा दी गई, इसका तो रिफ्लेक्शन और इसकी कीमत तो बीजेपी को चुकाना ही पड़ेगा। एकनाथ शिंदे का संदर्भ खत्म हो गया है। एकनाथ शिंदे ने अपने पैर पे, आपने कहा कि जनता में जबरदस्त आक्रोश इस बात को लेकर है कि एक सरकार है, उसे काम नहीं करने दिया गया। कॉमन मिनिमम प्रोग्राम के तहत महाविकास आघाड़ी बनी थी, लेकिन काम नहीं करने दिया। लेकिन उससे बड़ी बात यह है कि देखिए, जिनका हम जिक्र लगातार कर रहे हैं, अजित पवार को लेकर हम सवाल खड़े कर रहे हैं, वो कौन है? वो विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष है, जो ये कह रहे हैं कि मैं आज भी 100% तैयार हूं सीएम बनने के लिए। उनके पक्ष में होर्डिंग लगती है। और इन सबके बीच कैसे तस्वीर बदल रही है? अनिल दत्त जी भी मेरे साथ मौजूद है। अनिल जी, मैं चाहूंगी क्लोजिंग कमेंट आपकी तरफ से महाराष्ट्र की सियासत पर। नहीं, मुझे ऐसा लगता है कि राज ठाकरे ने भी वो रैपिड फायर क्वेश्चंस के समय जो बोला, थोड़ा सा लाइटली बोला था, उसको बहुत सीरियसली लिया गया, ऐसा मुझे लगता है। और अजीत दादा का भी वो भाषण मैंने सुना, वो भी क्वेश्चन आंसर ही थे। करण जौहर और अमृता फडणवीस में सर कुछ तो फर्क होगा। करण जौहर के रैपिड फायर में और अमृता फडणवीस के रैपिड फायर में कुछ तो फर्क होगा। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो नहीं, मगर उन्होंने जो जवाब दिए थोड़े हल्के फुल्के, मतलब लाइट वेट में दिया, ऐसा मुझे लगता है। बहुत सीरियस नहीं थे वो। असर क्या होगा सर, जल्दी से? नहीं, शिंदे और फडणवीस की सरकार चलती रहेगी, बीजेपी और उनका बहुमत है वो बना रहेगा। और सुप्रीम कोर्ट का निर्णय भी कुछ भी आता है तो उसमें कुछ लूप होल्स है, जिसकी वजह से शिंदे बने रहेंगे। जरूरत पड़ी तो चुनाव लड़ेंगे, ऐसा मुझे लगता है। जी बिल्कुल बिल्कुल। देखिए, महाराष्ट्र की सियासत है जिसका जिक्र अनिल जी भी कर रहे थे कि कल तस्वीर कुछ और थी, आज तस्वीर कुछ और है। आज हम महाराष्ट्र सदन से हम देख रहे थे, ये हमारी एक खास पेशकश, क्योंकि सियासत जो है वो पल पल अपना चेहरा बदल रही है। अजित पवार का क्या रुख होगा, 1 मई को क्या तस्वीर होगी, उससे पहले जिन धमाकों का जिक्र हुआ था उनका असर कहां तक पहुंचता है, दिल्ली तक पहुंचता है, देश तक पहुंचता है, ये देखना बेहद अहम होगा। आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ इस चर्चा में जुड़ने के लिए। एक छोटे से ब्रेक, लेकिन ब्रेक के उस पार आप जरूर देखिएगा किंग्स 11 पंजाब वर्सेस लखनऊ सुपर जायंट्स। किसमें कितना है दम और किसका टीम कॉम्बिनेशन इस बार उसे जीत तक पहुंचाएगा। देखते रहिए भारत एक्सप्रेस।